नमस्कार, आदाब, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। डीबी लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहद। तो 11 राज्यों की 93 सीटों पर आज वोटिंग हो रही है और 6 बजे तक का वक्त है, यानी कि चंद ही मिनट बाकी हैं जब वोटिंग खत्म हो जाएगी। लेकिन जो लोग लाइनों में लगे हुए हैं, जो लोग अभी भी कतारों में हैं और उन्होंने वोटिंग बूथ तक, वो पोलिंग बूथ तक वो पहुंच गए हैं, तो वो तमाम लोग वोट डाल पाएंगे, चाहे फिर रात ही क्यों ना हो जाए। यही नियम है। तो आप घबराइए मत। अगर 6 बजे तक भी आप पहुंच जाते हैं और अगर आप लाइन में लग जाते हैं तो आप अपना वोट डाल पाएंगे। महत्वपूर्ण यह है कि आपके अंदर वो जज्बा होना चाहिए कि लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व है और इसमें आपको शामिल होना है। अपने वोट का इस्तेमाल आपको करना है। 5 साल में एक बार आपको ये मौका मिलता है। लेकिन जो वोटिंग परसेंटेज है वो लगातार निराशाजनक ही होती हुई नजर आ रही है। अलग अलग जगहों, अलग अलग चरणों में हम देख रहे हैं। तीसरा चरण है और तीसरे चरण में शायद लग रहा था कि लोग हो सकता है पहले से ज्यादा वोटिंग करें, लेकिन कुछ जगहों पर, खासतौर पर महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश की मैं बात करूंगी, वहां से जो वोटिंग परसेंटेज है, जो 5 बजे तक के आंकड़े आ रहे हैं, वो निराशाजनक है। अब से कुछ ही देर में हम आपको वोटिंग परसेंटेज भी अपनी स्क्रीन पर दिखाएंगे, 5 बजे तक की तमाम अपडेट, क्योंकि 5 बजे तक अपडेट होगी और उसके बाद जो 6 बजे के बाद पोलिंग खत्म होगी उसके आंकड़े देर रात तक ही आते हैं या अगले दिन तक भी आते हैं, क्योंकि उसमें वक्त लगता है आने में। लेकिन फिलहाल जिस तरह की स्थितियां नजर आ रही हैं, जो वोटिंग परसेंटेज अब तक आया है वो निराशाजनक है। यानी कि वोटर में उत्साह नजर नहीं आ रहा है और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के माथे पर पसीना है, हार सामने उनको नजर आ रही है। और एग्जिट पोल, मैं लगातार आपको कहती हूं, पहले चरण के बाद नरेंद्र मोदी के बिगड़े बोल, दूसरे चरण के बाद उससे ज्यादा बिगड़ गए बोल, और तीसरे चरण के बाद यानी कि आज के बाद तो उनके बोल इतने बिगड़ गए हैं, इतने बिगड़ गए हैं कि लग रहा है कि शायद तमाम हदें ही पार कर जाएं या पार वो कर चुके हैं। आज वो मध्य प्रदेश के धार में मौजूद थे और धार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि मोदी को 400 सीटें चाहिए ताकि कांग्रेस 370 वापस ना लाए, राम मंदिर पर बाबरी ताला ना लग जाए। आपको पता है कि अगर प्रधानमंत्री इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर इस तरह से कांग्रेस को लगातार वो कोस रहे हैं, अगर लगातार वो मुस्लिम कार्ड खेल रहे हैं, अगर लगातार वो एक तरह से मुसलमानों को देश के दुश्मन की तरह पेश कर रहे हैं और कांग्रेस को मुसलमान परस्त दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, कोशिश नहीं बल्कि लगातार वो कुतर्कों से यही बताने की कोशिश कर रहे हैं, मंचों से, अलग अलग मंचों से जिस तरह की बात वो कर रहे हैं, कभी क्रिकेट की टीम का वो हवाला देते हैं कि अभी कांग्रेस तय करेगी कि कितने उसमें मुसलमान होंगे। अगर ऐसा ही था तो फिर उस वक्त, आजादी के वक्त 1947 में देश के 3 टुकड़े क्यों किए। इस तरह की बातें देश का प्रधानमंत्री कर रहा है, जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, जहां 10 साल से वो शासन में है, उनको प्रचंड बहुमत 2019 में मिला, उनके पास तमाम एजेंसीज हैं, उनके पास तमाम मीडिया है जिस पर वो लगातार अपना इंटरव्यूज दे रहे हैं, जो लगातार उनके कदमों में पड़ा हुआ है पिछले 10 साल से, जो सिर्फ मोदी नाम की ढपली बजाता है। जो तमाम एजेंसीज हैं वो कैसे इस्तेमाल की जा रही हैं, विपक्ष के खिलाफ कैसे उनका इस्तेमाल किया जा रहा है, कैसे विषम परिस्थितियों में कोई लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, ऐसे वक्त में विपक्ष जो है वो चुनाव लड़ रहा है। और आप दूसरी तरफ देखिए, एक ऐसी पार्टी जो अपने आप को दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी कहती है, जिसके पास आरएसएस जैसा एक उसके पास ऑर्गेनाइजेशन है, उसके पास धन बल सब कुछ मौजूद है, वो रिचेस्ट पार्टी में से एक है। उसके आप ये देखिए, उसके पास तमाम तरह की एजेंसीज जो है जिनका वो इस्तेमाल कर सकती है। चुनाव आयोग देखिए कि कैसे कठपुतली बना हुआ है, वो तमाम चीजें हैं। उसके बावजूद भी अगर प्रधानमंत्री को इस स्तर पर आना पड़े कि वो सिर्फ, वैसे भी 10 साल में वो सिर्फ एक प्रचार मंत्री की तरह ही सामने आए, हमेशा हमने देखा कि कभी भी वो प्रधानमंत्री की तरह नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी के प्रचारक की तरह ही वो 10 साल तक ये काम करते रहे। और अब आप ये देखें कि वो अपने शायद बेस्ट या मैं वर्स्ट फॉर्म में कहूंगी कि वो अभी फिलहाल नजर आ रहे हैं। और ये पहली बार नहीं है, हमने देखा है कि जब जब भारतीय जनता जनता पार्टी घबराती है, नरेंद्र मोदी घबराते हैं, डर सामने दिखता है, बौखलाहट होती है, घबराहट होती है, तो उनके पास सिर्फ एक ही है, इसी की मास्टरी है उनके पास, इसके अलावा कुछ और है नहीं। और शायद यही हुनर देख के भी लोगों ने उनको वोट किया है। और अब आप ये देखिए कि कह रहे हैं कि मोदी को 400 सीटें चाहिए ताकि
कांग्रेस 370 वापस ना लाए, राम मंदिर पर बाबरी ताला ना लगे, ये नरेंद्र मोदी धार में मध्य प्रदेश में कह रहे थे। और इसी तरह से उनके जो नेता हैं राजस्थान से लेकर कर्नाटक से लेकर तमाम जगहों पर वो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि 400 सीटें इसलिए चाहिए ताकि संविधान बदला जा सके। ये भारतीय जनता पार्टी के नेता कहते हुए नजर आ रहे हैं। और यही बात विपक्ष कह रहा है कि लोकतंत्र और संविधान को बचाने का ये चुनाव है, और अगर ये चुनाव भी हाथ से निकल गया, अगर इसमें भी सत्ता परिवर्तन नहीं हुआ, बीजेपी एक बार फिर से सत्ता पर काबिज हो गई, तो आप सोचिए कि देश का क्या होने जा रहा है। ये संभल की तस्वीर आप देख रहे हैं, और संभल की तस्वीर मैं आपको दिखाने जा रही हूँ। संभल की तस्वीर में लोकतंत्र के साथ क्या कुछ किया गया है, मैं इस शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाह रही, मैंने अपने आप को रोक लिया, लेकिन उस शब्द का मैं इस्तेमाल करना चाहती हूं कि किस तरह से आप ये देखें कि संभल की वो सीट जहां पर लगभग 9 लाख के करीब मुस्लिम मतदाता है, 1.25 लाख के करीब वहां पर यादव है, वहां पर मुसलमान निर्णायक भूमिका में है, वो जिसको वोट कर दे वो वहां पर जीतता है। आपको पता है कि शफीकुर रहमान के बर्क के जो पोते हैं उनके इंतकाल के बाद वो लड़ रहे हैं, वो विधायक भी रहे समाजवादी पार्टी से, और लगातार मैं आपको दिखाऊंगी कि आपको सुनवाऊंगी भी वहां के वोटर्स क्या कुछ कह रहे हैं, क्या सलूक उनके साथ किया गया है, किस तरह से मारपीट की गई है, किस तरह से लाठीचार्ज हुआ है, वोटर आईडी छीनने का इल्जाम लगाया है वोटर्स ने, वोटर आईडी फाड़ने का इल्जाम वोटर्स ने लगाया है, उनको वहां से भगाने का लताड़ने का इल्जाम लगाया है। यही नहीं, जो कैंडिडेट है समाजवादी पार्टी के जियाउर रहमान बर्क जो हैं, उन तक से हाथापाई हुई है पुलिस की। सिर्फ पीठासीन अधिकारी को जो पोलिंग बूथ पर जो अधिकारी होते हैं सिर्फ उनको अधिकार होता है कि वोटर आईडी वो चेक करे, वैलिड है अनवैलिड है, ये उनका अधिकार होता है चेक करना। लेकिन वहां पर अगर आईपीएस अधिकारी, अगर पुलिस अधिकारी ये चेक करते हुए नजर आए, और ये पहली बार नहीं है जहां कहीं भी मुस्लिम मतदाता निर्णायक भूमिका में है या बड़ी भूमिका में है, तो वहां पर यही सब होता हुआ नजर आ रहा है। संभल की बात करूं तो संभल का वोटिंग परसेंटेज पूरे उत्तर प्रदेश में जिन 10 सीटों पर वोटिंग हुई वो सबसे ज्यादा है, और यही खींच है जो सामने निकल कर आ रही है। वोटिंग परसेंटेज मैं आपको बता रही हूँ 5 बजे तक की, तीसरे चरण में अब तक 60.19% मतदान हुआ है। ये ओवरऑल हम आपको बता रहे हैं, सबसे ज्यादा मतदान आसाम में हुआ है अब तक, और इसके साथ ही महाराष्ट्र में अब तक का सबसे कम मतदान हुआ है। आसाम में 74.86% मतदान हुआ है। ये अब तक का 5 बजे तक के मैं आपको आंकड़े बता रही हूँ। महाराष्ट्र ने बहुत निराश किया है, सुबह से ही उसके आंकड़े बहुत चिंताजनक थे, और महाराष्ट्र में अब तक सबसे कम मतदान हुआ है। आसाम टॉप पर है, असम में सबसे ज्यादा हुआ है, और उसके बाद पश्चिम बंगाल, अगर मैं गलत नहीं हूं तो पश्चिम बंगाल में इसके बाद मतदान हुआ होगा। और लगातार मैं आपको प्रतिशत जो है वो बता रही हूँ, उत्तर प्रदेश में 55.13%, छत्तीसगढ़ में 38.67% मतदान हुआ है। आप अपनी स्क्रीन पर जो हमारी स्क्रीन है उसके लेफ्ट साइड, शायद आपके राइट साइड होगा, उस पर आप देख पा रहे हैं कि तमाम परसेंटेज जो है वो सामने निकल कर आ गई है। मैं पहले अपने गेस्ट का वेलकम कर लूं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और फिर हम संभल की बात करेंगे। संभल से जो तस्वीरें आई हैं वो मैं आपको जरूर दिखाना चाहूंगी। मेरे साथ राजू पेरुलकर जी हैं जो कि महाराष्ट्र से हैं, लेकिन पूरे देश की नब्ज को जानते और पहचानते हैं, और इसके साथ ही मेरे साथ कुछ ही देर में डॉक्टर लक्ष्मण यादव भी जुड़ेंगे, और एक और हमारे साथ गेस्ट जुड़ने जा रहे हैं। तमाम मेहमानों से मैं बात करूंगी। राजू जी, बहुत बहुत स्वागत, आपका इस्तकबाल। आपके पास मैं आऊं, आपसे सवाल मैं पूछूं, उससे पहले मैं आपको सबसे पहले सुनवाना चाहूंगी कि जो संभल से प्रत्याशी हैं समाजवादी पार्टी के जियाउर रहमान बर्क, जो कि वहां से प्रत्याशी हैं और विधायक भी थे वो सिटिंग, उनका क्या कुछ कहना है, जो कुछ हुआ है आज संभल में, सुनिए आप पहले उनको। आयोग ने अधिकार दिया है, जिन लोगों की पर्ची नहीं कर पाई है वो वहाँ पे रह करके पर्ची बनाए, लेकिन उनके बच्चों को छीन करके खींच करके और उनको बंद कर दिया गया। उसके साथ साथ जो बीएलओ हैं, अब बीएलओ की मेरे पास वीडियो भी आएगी, वो भी आपको मुहैया करा दूंगा। जो सरकारी बीएलओ हैं उनके भी बस्ते छीन लिए गए। सरकारी बीएलओ के बस्ते छीनने का क्या मतलब बनता है कि जिससे कि मतदान नहीं हो। वो चुनाव आयोग चाहता है लाखों करोड़ रुपए खर्च कर, अरबों रुपए खर्च करके परसेंटेज बढ़ा रहा है, और ये जो है परसेंटेज कम नहीं खत्म करने का काम कर रहा है यहाँ का पुलिस प्रशासन। सरकारी अधिकारी जो बीएलओ है उनके बस्ते छीन लिए गए। उनकी वीडियो अगर आपका हो, अभी ये लड़के हैं, देखिए इनके आधार कार्ड छीन लिए गए, ये हो रहा है, जुल्म हो रहा है, इनके साथ जुल्म हो रहा है। तो अभी आप सुन रहे थे जियाउर रहमान बर्क को बता रहे हैं कि किस तरह से प्रभावित किया जा रहा है पूरा चुनाव। और मैं आपको कुछ मतदाताओं को, कुछ महिलाएं हैं
जो वोट डालने के लिए गई थी उनके साथ क्या कुछ हुआ है, क्या बर्ताव हुआ है, वो मैं आपको सुनवाना चाहूंगी कि वो क्या कह रही हैं। बाहर में ले गया, अंदर अंदर न जाए, अंदर को बाहर को भेजना, बोले पल्ले गेट से जाओ, पल्ले गेट से आओ तो उधर को आया क्या। हमारा ये आधार कार्ड नकली बता रहे हैं, हम सुबह से आए हैं, अभी आए हैं घर का काम निपटा के, तो हमें अंदर भी जाए मेरे सब वोट हमें डाल इतने हो सका हमें नकली हुए अपना काम छोड़ के आ रहे हैं, दिखवा दो सारे प्रूफ हमारे पास और वापस कर दी दिखा दिखा के। अच्छा, क्या कह रहे हैं ये? कह रहे हैं नकली है, तुम्हारी नकली बता रहे हैं। आधार कार्ड दिखाना। लो ये कह रहे नकली है, हमारा राशन कार्ड भी आएगा, आधार कार्ड खत्म कर दिया, पहचान 50 इन्होंने 50 वोट वहां से भगा दी। तो अभी आपने सुना कि किस तरह से वो शिकायत कर रही है कि हमारे आधार कार्ड को, हमारी वोटर आईडीज को जो नकली बताया जा रहा है और नकली बता के हमें वहां से भगाया जा रहा है, लाठीचार्ज तक किया गया है। और ये तस्वीरें आपको संभल की देखने के लिए मिल रही हैं। और इसी तरह की स्थिति हमने पहले और दूसरे चरण में देखी थी, जहां पर मुस्लिम मतदाता बड़ी तादाद में हैं। वहां पर ये तमाम स्थिति पैदा हुई है। वहां पर इस तरह से ही उनके वोटर आईडी जो है वो चेक किए गए हैं। जो महिलाएं बुर्का पहनकर गई उनको, उनके साथ जिस तरह की चेकिंग की गई, वो जाहिर सी बात है बहुत सारे सवाल पैदा करती है। और ये सवाल पैदा करती है कि इलेक्शन कमीशन जो बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, आखिरकार इलेक्शन कमीशन कहां पर सोया हुआ है? क्या उसको ये तमाम तस्वीरें नजर नहीं आ रही हैं? जो कहता है कि लोकतंत्र का पर्व है, लोग बड़ी तादाद में बाहर निकल कर आए, और जब बड़ी तादाद में बाहर निकल कर आते हैं और वो अगर एक खास तबके के हैं तो देखिए उनके साथ क्या कुछ किया जाता है। ये तस्वीरें संभल की साफ तौर पर बताती हैं। डॉक्टर लक्ष्मण यादव भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर लक्ष्मण यादव, आपका भी बहुत बहुत स्वागत, इस्तकबाल। शुरुआत राजू जी मैं आपसे करना चाहूंगी। महाराष्ट्र और इसके अलावा पूरा देश में आज जिन 11 राज्यों की 93 सीटों पर वोटिंग हुई है, और उसके बाद प्रधानमंत्री के जो बोल अब तक के सबसे ज्यादा बिगड़े हुए बोल जो नजर आ रहे हैं कि 370 वापस ले आएंगे, बाबरी ताला लगा देंगे मंदिर पर, क्या आपको ये एग्जिट पोल की तरह नजर आ रहे हैं कि हताशा निराशा इतनी है कि अब उनको लग रहा है कि जिस भी स्तर तक गिरा जा सकता है उस स्तर तक वो गिर जाएं, ताकि एक बार फिर से वोट कम से कम उनके पाले में आ जाए, क्योंकि उनको सिर्फ एक ही भाषा आती है और वो है सत्ता की, नफरत की। उनको नफरत की एक ही भाषा आती है और उसी में वो अभी तक असरदार साबित हुए। बाकी तो उन्होंने कुछ किया नहीं। लेकिन मैं बुशरा जी यहाँ पर याद दिलाना चाहूंगा, हमने पिछले एक साल से जो प्रोग्राम किए हैं उसमें बार बार हम लोगों ने चेतावनी दी है, और विपक्ष के लिए खास तौर से ये कहा गया था हमारे द्वारा, और सारे जर्नलिस्ट कह रहे थे कि मोदी इतने आसानी से पीसफुल ट्रांसफर ऑफ पावर में राजी नहीं होंगे और मोदी हटेंगे नहीं। चाहे तो वो पहले ही अपने देश के जो जनता है उसके खिलाफ जंग छेड़ चुके हैं, और ये जंग है अपने जनता के खिलाफ उनकी। और वो उनकी भाषा जो है वो एक प्रधानमंत्री तो छोड़िए, एक दुकान का मालिक रहने के वो लायक नहीं है, नफरत की भाषा से। और दूसरा, ये मानसिक संतुलन उनका पूरी तरह से बिगड़ गया है। और मैं ये मानता हूं, तीसरी बात यह है कि मोदी और शाह ने मिलके ये जो चलाया है अभियान, वो देशद्रोह का है और कुछ भी नहीं। इसको कुछ नहीं है, ट्रेजन है एब्सोल्यूट, क्योंकि वो जनता को वोट नहीं देने दे रहे हैं। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के 3 जो कमिश्नर है, आयुक्त हैं जो 3, मुझे आशा है कि वो जिंदा होंगे। वो शायद उनकी आत्मा मर गई होगी और एक उनकी शरीर जिंदा होंगे। तो वो तीनों अपने संविधान के प्रति प्रतिबद्धता जो है, और उन्होंने जो संविधान के प्रति शपथ ली है उससे वो मुकर गए हैं, और ये भी एक प्रकार का देशद्रोही है। तो ये पूरी तरह से अकम्प्लिस इन ट्रेजन की बात हो जाती है। एक बार हमने 24 बार, मैंने आज ट्विटर पे 2 बार लिखा है, अलग अलग टाइप पे, अलग अलग गंभीर मुद्दों पर प्रधानमंत्री ने खुद वायलेशन ऑफ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट किया, एमसीसी। तो उसके मैंने नियम भी लिखे और उनका वायलेशन का क्लियर कट जो सबूत था वो दिखाया। लेकिन इलेक्शन कमीशन को जैसे 24 एप्लीकेशन गए, उन्होंने कुछ नहीं किया। तो ये बात साबित हो जाती है कि प्रधानमंत्री कुछ भी हो, वोटिंग भी हो, तो भी उनको वोटिंग का भी अधिकार नहीं है एक्चुअल। अगर संविधान के अनुसार हम जाते हैं और वो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का जो वायलेशन है, उन्होंने जो नफरती भाषा की है उससे मैं तड़प रहा हूं। एक्चुअली आपको बताता हूं कि उनके लिए मुसलमान नागरिक नहीं है इस देश के, ईसाई नागरिक नहीं है, लिबरल नागरिक नहीं है।
जो उनके साथ नहीं है वो देश का नागरिक नहीं, हम एक स्टैटिस्टिक्स है उनके लिए बस। और वो चाहेंगे तो हमको सबको मरवा देंगे और वो अपने राज करेंगे। और वो सुन त्सु का बहुत बड़ा वचन है, पुराने जो फिलोसोफर चाइना के रहे हैं उनका, कि जो एविल मैन होता है वो पूरा देश को राख कर देता है और उसके ऊपर राज करने के सपने देखता है, वो उनमें पूरी तरह से बैठ रहा है। तो ये मुझे कोई आश्चर्य नहीं हुआ, गए साल से हम लोग कह रहे हैं कि मोदी जी टैंक भी लाएंगे लेकिन लोगों को कुचल देंगे अपनी आप की सत्ता बचाने के लिए, खुद की, शाह की और अडानी की। तो इसमें कुछ नया नहीं हुआ। लेकिन महाराष्ट्र में आपको स्पेसिफिकली बताता हूँ, एक अजित दादा की बीवी और सामने सुप्रिया पवार खड़ी रही। सुप्रिया पवार महाआघाड़ी की तरफ से यानी इंडिया अलायंस में थी और अजित दादा नए नए वो बीजेपी के साथ थे और उनकी वाइफ, उनकी बीवी खड़ी रही वहां पर चुनाव में बारामती में। बारामती तो पवार का गढ़ माना जाता है। तो वहां आज सोहित मिश्रा वहां थे तो उन्होंने डाला है ट्वीट पे कि मैंने भी देखा वो सारी चीजें, मुझे बहुत सारे फोटोग्राफ्स और वीडियो आए। करीब करीब 200 करोड़ रुपए बांटे गए एक अनुमान के अनुसार। 200 करोड़ किस चीज के होते हैं? 70,000 करोड़ का घोटाला किया था अजित दादा ने, इसलिए उनको बीजेपी में लिया गया और 200 करोड़ बंटवाए गए। तो कई गांवों में जो पवार सीनियर के बहुत लॉयल है गांव, यानी उनके साथ रहे हैं, उनके साथ पले बढ़े हैं, उन्होंने इनकार कर दिया पैसे लेने से, कई लोगों को पकड़ के दिया। तो आप देख सकते हैं कि जो अजित दादा के साथ विधायक है वो धमकियां दे रहा है लोगों को, जो बूथ पे सुप्रिया सुले की तरफ से जो खड़ा है उसको धमकी दे रहा है। तुम्हें कल से देखता बहुत हूं। संगीन इल्जाम ये लगा बात रहे हैं यहाँ पे जी, ये आप बहुत अरे संगीन तो इल्जाम लगा रहे हैं राजू जी पैसे बांटने का। और दूसरा कि अगर ऐसा है तो उसके बावजूद भी महाराष्ट्र में वोटिंग परसेंटेज तो बहुत निराशाजनक है। पैसे बांटे गए तो उसका भी तो कोई असर नहीं नजर आ रहा। इतनी निराशा, इतनी उदासीनता क्यों देख रहे हैं आप वोटर में? महाराष्ट्र बहुत ही यानी बहुत पढ़े लिखे लोग रहते हैं यहाँ पर और रहते थे। यानी मैं ये नहीं कहूंगा कि पढ़े लिखे लोगों की भी कोई अहमियत है, क्योंकि वो व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड करने में अग्रेसर रहते हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि महाराष्ट्र में ये समझ आ गई है लोगों में कि लेवल प्लेइंग फील्ड ना हो तो इलेक्शन कमीशन कुछ कर नहीं रहा। और इतिहास में अनप्रेसिडेंटेड लेवल पे इलेक्शन कमीशन कुछ भी नहीं कर रहा है। आज की तारीख में प्रधानमंत्री सहित, स्मृति ईरानी सहित, नवनीत राणा सहित कई लोगों को पूरी तरह से 6 साल के लिए बार कर देना चाहिए इस प्रक्रिया से, लेकिन वो हुआ नहीं है। उन्होंने हर रोज वो वायोलेशन करते हैं और हर रोज देशद्रोह कर रहे हैं, फिर भी उनको कुछ भी सजा नहीं हो रही है। तो लोगों में निराशा है। लोगों को लगता है कि अगर मोदी जी ही सब तय करेंगे और अमित शाह ही चुनाव आयुक्त है तीनों, तो फिर हमारे वोट का कोई अहमियत नहीं। ये भावना बहुत दूर तक फैली है। मैंने बहुत गांव खेड़े तक, मैं उत्तर महाराष्ट्र में गया था और मैंने यहाँ मुंबई में, मैं अभी परसों मुंबई वापस आया तो मैंने देखा अपने लिफ्ट में, मेरी लिफ्ट में मुंबई में 20 तारीख को हमारे यहाँ वोटिंग है, तो जो महायुति के यानी उद्धव ठाकरे के उम्मीदवार हमारे यहाँ खड़े हैं, उनकी जो स्टिकर लगाए थे वो आकर रात को बीजेपी के लोगों ने सब फाड़ दिए। तो इस लेवल पे, यानी आपने जो कहा आरएसएस की ताकत, आरएसएस की कोई ताकत नहीं। आरएसएस की ताकत नफरत है, जो मोदी जी की सबसे बड़ी ताकत। और मोदी जी खुद जो बात कर रहे हैं वही उनका यूएसपी है। 10 साल में कोई भी प्रधानमंत्री किसी भी देश का, बुरे से बुरे देश का, झूठ क्यों ना हो, लेकिन ये बोलेगा कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैं विकास करूंगा या लोगों के साथ जाऊंगा। वो कुछ नहीं बोल रहे, सीधे अपने लिम्पेन ठग के रूप में वो सामने आ गए हैं दोनों, और वो उसी तरह से ठगी कर रहे हैं जिस तरह से हमारे गांव के गुंडे करते थे। और मुझे आश्चर्य होता है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री, हम, मुझे आज तक उनको जी कहने के लिए, मैं वो उनके पद की गरिमा रखी थी हमने, लेकिन आज के बाद उनकी गरिमा क्या रखेंगे हम? वो खुद नहीं रख रहे हैं, हम क्या आदर करेंगे? वो खुद आदर नहीं करे जनता का। वो कौन है? जनता है, इसलिए वो है। और जनता का अगर आदर नहीं, अब ये औरतें जो बात कर रही है, आपको मैं बताता हूँ, बस्ते जो है उस पर पानी डाला गया है उत्तर प्रदेश में, जहां पर मुसलमान वोटर है उनके बसों में पानी डाला गया। ये गवर्नमेंट ऑफिसर्स कर रहे हैं। और आपको और एक बात बताता हूँ कि यहाँ पर महाराष्ट्र में जहां वोटिंग था, वहां पर इलेक्शन कमीशन के जो अधिकारी और महिला अधिकारी जो थी, वो फैंसी ड्रेस पहन के आई थी, पेशवा ये वो करके। ये मोदी जी के जो लीडरशिप है वो परकोलेट वहां तक हो गई। तो मैंने ये कहा कि अडानी द्वारा स्पॉन्सर है क्या ड्रेसेस? मगनलाल ड्रेस वाला की ड्रेस है। तो ये लेवल पे सारा मजाक बना के रखा है। और ये देश का जो इस तरह से बैंड बजाए, मुझे नहीं लगता है कि मोदी जी के लिए लिबरल्स, लेफ्ट, मुसलमान, ईसाई, सिख ये मायने रखते हैं। तो उनके लिए वो प्रधानमंत्री है ही नहीं, खुद नहीं है, वो खुद नहीं मानते उनका प्रधानमंत्री। अगर वो मुसलमानों के लिए ये बातें कर रहे हैं जिस तरह से,
उससे तो वो मानते नहीं कि एक बड़े तबके का वो प्रधानमंत्री हैं। तो मानते नहीं है तो हम क्यों माने उनको प्रधानमंत्री भाई? और वो प्रधानमंत्री ने इतना वायलेशन किया है कि उनको प्रधानमंत्री मान भी नहीं सकते, क्योंकि कानूनी तौर पर और जिस संविधान की बात करें उस संवैधानिक तौर पर वो आउट है। जी। बहुत महत्वपूर्ण, बहुत संगीन बातें आप यहाँ पर कह रहे हैं और बहुत जाहिर सी बात है ये तमाम चीजें जो हमारे सामने हैं वो कोई आईने की तरह बिल्कुल साफ हैं। डॉक्टर लक्ष्मण यादव प्रधानमंत्री के इस कदर बिगड़ते हुए बोल कि जिसका स्तर ही बिल्कुल निम्न से निम्न होता हुआ चला जा रहा है, पहले फेज से दूसरे फेज और अब तीसरे फेज, यानी कि क्या इन बिगड़ते हुए बोलों को ही हम एग्जिट पोल माने? क्योंकि पहले फेज में जब कम वोटिंग हुई तो घबराहट सामने नजर आई, तो वो किस तरह से मंगलसूत्र, मटन, मुसलमान सब पर उतर आए थे। उसके बाद फिर दूसरे फेज के बाद उनके बोल और ज्यादा बिगड़े और तीसरे फेज के बाद तो उन्होंने और इंतहा कर दी। चौथे फेज के बाद तो मुझे लगता है न जाने और वो कहां और चले जाएंगे और पता नहीं क्या ही कह देंगे। अगर वो ये कह रहे हो कि 400 सीटें इसलिए चाहिए कि 370 कहीं हटा ना दें और बाबरी ताला राम मंदिर पर ना लगा दें, इस स्तर पर वो आ गए हैं। शाश्वत दंडवत प्रणाम वो करते हुए नजर आते हैं। वोटिंग डे से पहले अयोध्या वो जाते हैं और धार में उस तरह की बातें कर रहे हैं। क्रिकेट टीम के सिलेक्शन से लेकर 1947 से लेकर तमाम बातें कर रहे हैं। नहीं बात कर रहे हैं तो वो उन 10 सालों की, जिन 10 सालों में उन्होंने शासन किया है, जिसका हिसाब जनता उनसे लेना चाहती है, उसका ही वो हिसाब देने का बिल्कुल मूड ही नहीं है, क्योंकि उन्हें पता है कि उनके हाथ पूरी तरीके से खाली है, स्लेट उनकी खाली है। लेकिन इस तीसरे चरण को आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि इस तीसरे चरण में पूरी की पूरी साख भारतीय जनता पार्टी की लगी हुई है। 71 सीटें उनके पाले में गई थी और अगर एनडीए की बात कर दें तो 80 से ज्यादा। तो ऐसे में अगर उनके पास रिपोर्ट्स अच्छी नहीं आ रही हैं, तभी तो इस तरह के बयान दे रहे हैं। आप कैसे देख रहे हैं इसको? बहुत शुक्रिया बुशरा जी। और हम लोग जब से पढ़ाई लिखाई हम लोगों की शुरू हुई और इन चीज़ों को, लोकतंत्र क्या होता है, इसको देखने, सुनने और समझने की कोशिश शुरू की गई, तब से ये पढ़ा गया कि लोकतंत्र एक बहुत बुनियादी सी चीज़ है, आधुनिक टर्मिनोलॉजी है, आधुनिक फेनोमेना है। हालांकि ये देश ये दावा करता है और ठीक भी करता है कि द ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड है। ये लोकतंत्र बहुत पहले से गणतंत्र के रूप में यहाँ पर रहा है, लेकिन जो आधुनिक लोकतंत्र है, जो भारत के संविधान के बाद आया, उसने ये मौका दिया कि आपको सबसे बड़ा अधिकार अगर कोई दिया जा रहा है तो वो वोट डालने का अधिकार दिया जा रहा है। आप अपने वोट से, पहले क्या होता था कि राजा रानी के पेट से पैदा होते थे, अब आप वोट, जनता के वोट से पैदा होंगे। और अगर किसी ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड, लार्जेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड, जो भी अब तमगा अपने को पहनाए, ये सब करने के बाद मैं जिस उत्तर प्रदेश में बैठ करके ये बात कहने जा रहा हूं कि अगर वही वोट डालने का अधिकार ही सुरक्षित न हो तो फिर किस बात का लोकतंत्र है? पूरे दिन पहले चरण में क्या हुआ, 400 पार से ये फलसफा शुरू हुआ और उसके भी पहले कहानी लंबी हो जाएगी, वरना ये बात वहां से शुरू हुई जब नई सदन बना करके वहां पर खुलेआम एक सांसद ने दूसरे सांसद को मुसलमान के नाम पर गाली दी और फिर उसी जगह पर एक आदमी सीना तान के कहता था कि एक अकेला सब पर भारी है। वहां से ये सफर शुरू हुआ, लेकिन वो अकेला सब पर भारी नहीं था, वो झूठ था। इसीलिए 22 जनवरी के एक पॉलिटिकल इवेंट के बाद उस एक अकेले ने, जो विपक्षी दलों को कल तक भ्रष्टाचारी परिवारवादी कहता था, उनको तोड़कर अपने खेमे में मिलाना शुरू कर दिया। नीतीश कुमार, जयंत चौधरी, अजीत पवार, राज ठाकरे, कौन नहीं मिलाया, किसको नहीं मिलाया। फिर भी इसके बावजूद कांग्रेस के खाते सीज किए, तमाम तरह से किया, गठबंधन तोड़ने की कोशिश की। पहला चरण आया तो अब की बार 400 पार। उनके लोग कहने लगे, कोई और नहीं कहा था कि संविधान बदल देंगे, ये उनके लोग कहना शुरू किए, सफाई देते फिरे। और जैसे ही पहला चरण बीता, दूसरे चरण तक आते आते उन्हें भी ये अंदाजा लगने लगा कि इस देश की जनता गरीब हो सकती है, कमजोर हो सकती है, बिखरी हुई हो सकती है, अशिक्षित हो सकती है, कम जागरूक हो सकती है, लेकिन मूर्ख नहीं हो सकती। एक दो बार उसे मूर्ख बनाया जा सकता है, बार बार नहीं। इस जनता ने मन बना लिया है कि आपकी नाकामयाबियों के लिए, आपके लिए चुपचाप
आपके खिलाफ जा रही है। और दूसरे और तीसरे चरण तक आते आते आज जब हम और आप बात कर रहे हैं, मैं आऊंगा अभी प्रधानमंत्री की भाषा पर, लेकिन उसके पहले जो सबसे अहम बात है वो कहना बहुत जरूरी है कि दूसरे और तीसरे चरण तक आते आते अब वोट का अधिकार भी सुरक्षित नहीं बचा है। इसलिए इस बात को नहीं कहा जाना चाहिए कि संविधान बदला नहीं जाएगा। जब वोट डालने जा रहे हैं चिन्हित करके, जहां पर इनके बीजेपी के लोगों के खिलाफ वोट डालने वाले लोग हैं, उन्हें चिन्हित करके मतदान स्थल पर जाने से रोका जाए। 2 दिन पहले से उन पे जो वोट डलवाने की कोशिश करते हैं, जो लोग व्यवस्था इंतजाम रखते हैं, उन सबको किसी को लाल कार्ड दे दिया जाए, किसी को थाने में बिठा दिया जाए, किसी को फर्जी मुकदमे डाल दिया जाए, किसी को धमकाने पुलिस पहुंच जाए। और जब मतदान जिस दिन हो रहा है बस्ता छीन लिया जाए, बीएलओ तक का बस्ता छीन लिया जाए, जब लोग वोट डालने जाए तो उन्हें मारा जाए, पीटा जाए, जलील किया जाए। ये लोकतंत्र है। और विपक्षी दलों की तरफ से धुआंधार ट्वीट हो रहा है, एक एक बूथ का नाम लेकर के इलेक्शन कमीशन को टैग किया जा रहा है। लेकिन इलेक्शन कमीशन क्या है साहब? जब इलेक्शन कमीशन के प्रावधान बदले जा रहे थे तब ये देश शायद समझ ही नहीं पाया कि उसके पीछे खेल क्या हो रहा था। तो जिसके लिए इलेक्शन कमीशन लाया गया वो शायरी सुना करके अपना सो रहा है। तो शायरी सुनाने के लिए लाया गया था। इलेक्शन कमीशन चुपचाप खामोश बैठे देख रहा है। आज एक पुलिस वाली एक लेडी का एक वीडियो छोटा सा वायरल हो रहा है, मैं उसी के रेफरेंस में ये बात कंक्लूड कर रहा हूं। उस लेडी ने अपने सहकर्मी पुलिस वाले को ये कहा कि अगर इनके पास कोई पहचान पत्र है तो उन्हें अंदर जाने दो, ये पहचान पत्र चेक करने की जिम्मेदारी हमारी नहीं है, पुलिस की नहीं है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी पोलिंग में लगे हुए कर्मचारियों की है, हमारा काम केवल लॉ एंड ऑर्डर देखना है। पूरे उत्तर प्रदेश में पुलिस ने पहचान पत्र देखने, मिलान करने के नाम पर ज्यादा से ज्यादा चिन्हित करके, साहब अब ये किसी से छिपा नहीं है और ये हमें बोलने में गुरेज नहीं। अभी हमारे को पैनलिस्ट जब पहले बता रहे थे पैसे वाली बात, तो जितना सच वो बात है ना, उतनी सच ये बात है कि पुलिस प्रशासन को बाकायदा निर्देश दिया जाता है कि किन मोहल्लों में, किस बूथ पर किन लोगों को वोट डालने से रोकना या परेशान करना है। ये खुलेआम हो रहा है और पुलिस के लोग वो काम कर रहे हैं। और इस तरह से ये सारा काम हो रहा है कि जब वोट नहीं डाल पाएंगे, अखिलेश यादव को कहना पड़ा, बदायूं में साहब पर्चियां नाली में गिर मारी जा रही हैं, बदायूं के प्रत्याशियों को सड़क पर बैठना पड़ा अनशन करने के लिए। आंवला के प्रत्याशी घूम रहे हैं, एक जगह जा रहे हैं तो वहां पुलिस किसी तक कंट्रोल हो रही, दूसरी जगह शिकायत आ जा रही है। और उसके बाद संभल में तो अति कर दिया है इस समय, प्रत्याशी का कोई डिग्निटी नहीं। अब एक चीज का कोरिलेट करना चाहता हूं बुशरा जी, संभल में प्रत्याशी और उनके पिता जियाउर रहमान बर्क के साथ उनके पिता थे। ये देखिए, आप वीडियो भी चला रही हैं, इसमें देखिए वो जो आरोप लगा रहे हैं, उसके साथ एक तीसरे आदमी भी थे जो उनके साथ थे। तो पुलिस पर जब उन्होंने आरोप लगाया कि ये कोतवाल देखिए माहौल खराब कर रहा है, ये यहां पर तनाव पैदा कर रहा है, ये ठीक नहीं हो रहा है, तो जैसे ही वो कोतवाल वहां से हटता है, दूसरा एक पुलिस वाला अचानक एक्टिव होता है और इनके साथ जो तीसरा आदमी होता है उसको बाकायदे पकड़ के घसीटने लगता है। ये कौन है, इनको हटाओ, धारा 144 लागू है, और जलील करते हुए उन्हें ले जाता है। अब मैं तुरंत एक कंपैरेटिव एनालिसिस करना चाहता हूं कि आज की तारीख में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह जब वोट डालने जाते हैं तो वहां रैली हो रही है रोड शो की तरह से। क्या वहां धारा 144 लागू नहीं है? क्या वहां पर आप कमल का फूल ले करके आप, वो भीड़ खड़ी हुई है साहब, और विक्ट्री साइन बना करके आप वहां पर रैली रोड शो कर रहे हैं? क्या लोकतंत्र बचा है? क्या ये हो रहा है? इसलिए ये जो क्षोभ, ये गुस्सा हमारे बोलने में है, ये इसलिए कि जिस लोकतंत्र की बुनियाद पर हम खड़े हुए, अगर वो लोकतंत्र की बुनियाद यानी वोट डालना और वोट गिनना यही नहीं बचेगा साहब, तो फिर किस बात का लोकतंत्र है? फिर आप चुनाव करा क्यों रहे हैं? फिर तो आपको घोषणा कर देनी चाहिए थी कि आज से आप राजा हो गए, आपने सिंगोल वहां पर स्थापित कर दिया है, खबरदार जो राजा के खिलाफ कोई बोला। आप ये झूठ मूठ का लोकतंत्र का दिखावा कर रहे हैं, वोटिंग गिरा रहे हैं, जहां जहां मुसलमान हैं, जहां यादव हैं, जहां अति पिछड़ी जातियां हैं, महिलाएं हैं जो बीजेपी के खिलाफ वोट करने जा रही है, अब चिन्हित करके उनको प्रताड़ित करने का काम कर रहे हैं। और आखिरी बात, अखिलेश यादव जी और समाजवादी पार्टी ने तो यहां तक कह दिया कि अब बूथ के रक्षक बनना पड़ेगा, और जब तक मशीन डला न जाए, चाहे कितनी भी लाठी मारी जाए, कितना भी परेशान किया जाए, आप मतदाता हैं तो जाइए,
अगर आप वहां पर पोलिंग एजेंट हैं तो आप उस मशीन को पैक कराकर स्ट्रांग रूम तक पहुंचा के आइए। और मैं एक बात और कह रहा हूं, 4 जून तक स्ट्रांग रूम की निगरानी भी की जाए। वरना देश में तो इस पर भी चर्चा नहीं होती कि मशीन इसलिए लाई गई थी कि जल्दी जल्दी आंकड़े आ जाएंगे। डीएम चुनाव के बाद उस शाम को घोषणा करता है कुछ और जब इलेक्शन कमीशन 10 दिन 14 दिन बाद घोषणा कर रहा है तो 6% वोट इंक्रीज। अगर ये सब कुछ खुलेआम इस देश में हो रहा है तो फिर लोकतंत्र का क्या मतलब है? ये पूरा परिदृश्य है। और उत्तर प्रदेश में सबसे भयावह स्थिति है जो दूसरे चरण से शुरू हुई, तीसरे चरण में आकर के अपने अति पर है। मैं तो इस बात से चिंतित हूं कि अभी 4-5 चरण बाकी हैं और ये वो सारे चरण हैं जहां बीजेपी बुरी तरह हारने जा रही है। पता नहीं वहां के दृश्य क्या होंगे। शुक्रिया। जी जी बिल्कुल। बहुत महत्वपूर्ण और बहुत तमाम बातें आपने यहाँ पर रखी हैं डॉक्टर लक्ष्मण यादव। और ऐसे वक्त में जब हम ये कह रहे हैं कि लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व है, 5 साल में आपको एक बार मौका मिलता है, आप अपने घरों से निकलिए, वोट करिए, वो तमाम चीजें हम अपने बिना पर कह रहे हैं। लगातार एक मतदाता को अवेयर कर रहे हैं, उसको उसका उत्साह बढ़ाने के लिए कि वो घरों से निकले। आप दूसरी तरफ ये देखिए कि किस तरह से वोट की चोरी की जा रही है। जो लोग बड़ी तादाद में बाहर निकल रहे हैं वोट करने के लिए, उनके कपड़ों से उनकी पहचान करके उनके साथ क्या कुछ किया जा रहा है। और ये संभल में तो शायद अब तक तीनों चरणों में सबसे ज्यादा, अगर कहीं से दर्जनों वीडियो, इतनी वीडियोज हैं वहां की कि अगर मैं चलाने शुरू कर दूं तो शायद कार्यक्रम कम पड़। लेकिन आप ये देखिए कि इसी तरह के तमाम बुजुर्गों के साथ से लेकर तमाम से लेकर सब कुछ संभल में किया गया है। और ये उस दिन हो रहा है जिस दिन हम कह रहे हैं कि लोकतंत्र का पर्व है, हम इसको मना रहे हैं। और यही तमाम घटनाएं हमने कैराना से लेकर मुजफ्फरनगर, सहारनपुर से लेकर तमाम जगहों पर देखी, वहां पर जहां मुस्लिम मतदाता बड़ी तादाद में है या वो मतदाता जो बीजेपी को वोट नहीं करता है या नहीं करने जा रहा है, उसके साथ ये सब कुछ किया जा रहा है। और आप ये देखिए कि ऐसे वक्त में हमारे प्रधानमंत्री जब एक तरफ वोटिंग हो रही है, एक तरफ किस तरह के बयान कर दे रहे हैं और किस तरह से मतदाता जो है उसको धर्म में बांटकर किस तरह की सियासत वो कर रहे हैं। और आज जब अमित शाह और नरेंद्र मोदी वोट डालने जा रहे थे, लग रहा था, वो कहते तो हैं शहजादा राहुल गांधी और अखिलेश यादव को, लेकिन खुद शहंशाह की तरह टहलते हुए जहां उनके समर्थक हैं, लग रहा था कि मानो कोई रोड शो कर रहे हैं और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की धज्जियां उड़ाते हुए वो वोट करने के लिए जाते हैं। लेकिन हमारा चुनाव आयोग पूरी तरीके से सो गया है, ये सोने की एक्टिंग कर रहा है। और जो एक्टिंग करता है उसे तो जगाया भी नहीं जा सकता, जो सो रहा हो उसे तो जगाया भी जा सकता है। राजू पेड़कर जी, आप इस पूरी कंडीशन को, इस सिचुएशन को कैसे देख रहे हैं, कैसे आंक रहे हैं, कहां जाता हुआ आप ये चुनाव देख रहे हैं? 3 फेजेस हो गए, 3 फेजेस का मतलब 50% से ज्यादा जो सीटें हैं वो हमने कंप्लीट कर ली आज। और आपका फेज भारतीय जनता पार्टी के लिए बेहद महत्वपूर्ण था। 26 सीटें जिसमें 25 रह गई, एक सीट आपको पता है वहां क्या हुआ, वो गुजरात की, 14 कर्नाटका पे पूरी की पूरी सीटें जो है वो 14 जिन पर आज वोटिंग हो रही है वो बीजेपी के पाले में, 10 उत्तर प्रदेश की जिसमें से 8 बीजेपी के पास थी। और इसी तरह से मध्य प्रदेश से लेकर तमाम जगहों पर जहां वोटिंग हो रही है वो ऑलरेडी सैचुरेशन पॉइंट पर है। अब ऐसे में प्रधानमंत्री को ये सब कुछ करना पड़ रहा है क्योंकि है इसके अलावा और उनके पास कुछ नहीं है। कहां जाता हुआ ये चुनाव देख रहे हैं आप? बुशरा जी, देखिए, एक और भयावह बात मैं आपको बताने जा रहा हूं कि इलेक्शन कमीशन नंबर्स ही नहीं दे रहा है वोटिंग के और परसेंट बढ़ा रहा है, 6% बढ़ा रहा है। तो स्वाभाविक रूप से आप नंबर के बिना वोट परसेंट कैसे निकाले? तो नंबर नहीं डाल रहे। 2013 तक रिवाज था, 2014 की इलेक्शन तक, कि उसी दिन 2 दिन में ही नंबर्स आते थे और परसेंट भी आता था, और 1-2% यहां वहां होता था, लेकिन पूरी तरह से नंबर्स आ जाते। नंबर्स नहीं डाल रहे, आज तक पहले 2 फेजेस के नंबर नहीं आए, सिर्फ परसेंट बढ़ा दिए गए। तो बाद में वो नंबर एडजस्ट करेंगे अमित भाई के कहने पर। यह स्वाभाविक और स्पष्ट चित्र है। जैसे अमित भाई और मोदी जी ने मिलके 2 चुनाव आयुक्त को अपॉइंट किया, उसी तरह से यह सब हो रहा है। एक बात। दूसरी बात मैं मुंबई की कहना चाहता हूँ। मुंबई जैसे शहर में बीजेपी ने जो गुजराती सोसाइटीज है उसकी नाकाबंदी पूरी करी, और वहां पर उद्धव ठाकरे के लिए एक बहुत बड़ी सहानुभूति की लहर है। वहां पर आने ही नहीं दिया उसके लोगों को। घाटकों पर एक एरिया है, कई एरियाज है जहां पर गुजराती और मारवाड़ी ज्यादा रहते हैं। वो स्वाभाविक रूप से बड़े उद्योगपति वगैरह रहते हैं। उद्धव ठाकरे की शिवसेना को प्रचार के लिए सोसाइटी में आना ही मना कर, तो ये घेट्टो बना दिए गए यहाँ पर।
तो ये अगर मुंबई के हालात है तो उत्तर प्रदेश, बिहार, यहाँ पर उन्होंने क्या किया नहीं होगा, इसीलिए 3 राज्य जीते गए। जो 3 राज्य बीजेपी ने असल में जीते ही नहीं है। और विपक्ष को मैं बार बार कह रहा हूं यार, हम लोग आपके साथ ही हम बैठ के, आपने भी कहा, कई बार कहा कि इनकी मंशा लोकतांत्रिक नहीं है। ये लोग अपने देश की जनता के खिलाफ जंग छेड़े हुए हैं गए कई 2, 3, 5, 10 सालों से। तो और ये चरम पे जाएंगे, ये बात तो हमने बताई थी। लेकिन विपक्ष के लिए एक बात है, आप अखिलेश जी ने जैसा कहा कि आप 4 जून तक वो स्ट्रांग रूम पर नजर रखिए, लेकिन नजर हमने उस पर भी बात की है, जो नजर रखने के बावजूद भी ये क्या कर सकते हैं। इन्होंने, आपको पता नहीं है, मुझे बताता हूं कि अब 20 तारीख का मैं वोटिंग का पूरा देख रहा था, तो कई लोगों के नाम ही काट दिए जो उनको वोट नहीं करने वाले, नाम ही कट हुए। यानी हर पलक पर, हर फेज पर, हर स्टेप्स में उन्होंने पूरी तरह से मशीनरी का इस्तेमाल गलत किया है। और मोदी के साथ वाला एक देश अलग हो गया है और मोदी के जो साथ नहीं है वो 80% का देश अलग हो गया। तो ये लोग क्या चाहते हैं मैं बताता हूं आपको। पुलिस प्रशासन, मिलिट्री, ये सब उनके पास है, तो ये चाहते हैं देश में एक और जैसी स्थिति पैदा हो, ताकि जो अपने खिलाफ है उन सबको कुचल दिया जाए, सही और झूठ आरोप लगा के। और लोकतंत्र की लड़ने वाले लोगों को देशद्रोही कहा जाए, ये खुद देशद्रोही है। ये जो देश का कर रहे हैं वो बर्बादी है। और उनके भक्त मंडली को, और उनको कुछ समझ नहीं आता देश के बारे में, कुछ मालूम भी नहीं है। मोदी जी की भाषा इतनी गिरी हुई है, इतनी लो है कि अपने सबसे निचले स्तर के मैंने लोग जो देखे हैं, वो भी ये भाषा, ग्राम सेवक भी इस्तेमाल नहीं करते। तो ये सुनकर मैं हक्का बक्का हो गया। तो ये चीजें इस तरह बात है। सॉरी। जी, बिल्कुल। और ये शायद यकीन से परे है, या फिर हमें शायद भूलने की आदत है, हम भूल जाते हैं। फिर उनका कोई बयान आता है, हमें लगता है कि शायद ये अब तक का सबसे ज्यादा निम्न स्तर का बयान है, फिर वो एक और बयान दे देते हैं। तो शायद हम लोगों को भी अपनी याददाश्त को चेक करना चाहिए। शायद हमारी याददाश्त में कुछ खराबी है कि हम हर बार ये कहते हैं कि शायद इससे ज्यादा नीचा कोई और बयान नहीं हो सकता, और फिर उसके बाद सामने कोई बयान आता है। लेकिन इसी तरह की तमाम चीजें वो करते ही उनका मॉडल रहा, और इसी से उन्होंने काबिज हुए हैं। ये किसी से ढका छिपा नहीं है। उनकी यही खूबी देखकर शायद लोगों ने चुनकर उनको भेजा। लेकिन 10 बाद ये चुनाव रोजी पर होता हुआ नजर आ रहा है। साफ तौर पर ये लग रहा है, क्या डॉक्टर लक्ष्मण यादव, आपको ये लग रहा है कि, क्योंकि मैं भी लगातार लोगों के बीच हूं, मैं भी लगातार ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रही हूं, मैंने उत्तर प्रदेश की बहुत सारी सीटें, दिल्ली की भी कई सीटें मैंने यहाँ पर कवर की हैं, और लोगों से सीधे तौर पर जब मैं बात करती हूँ, एक डर खौफ तो है कि उनके ऊपर मुकदमा लग जाता है, इसलिए वो बोलना नहीं चाहते। लेकिन एक तरह का एक अंडर करंट है, एक तरह की एक खामोशी है। इतना चुनाव मैंने अब तक नहीं देखा। इसकी वजह आप क्या देख रहे हैं? वोटिंग परसेंटेज तो बता ही रही है, लेकिन ये चिंताजनक किसके लिए है, और क्या चिंताजनक ये बीजेपी के लिए है? इसीलिए ये बोल भी इसीलिए बिगड़े हुए वो खुद बता रहे हैं कि चिंताजनक किसके लिए है, क्योंकि विपक्ष तो असल मुद्दों पर चुनाव लड़ रहा है। ये 10 सालों में पहली बार है जब नैरेटिव विपक्ष सेट कर रहा है, और नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी उसके इर्द गिर्द घूमती हुई नजर आ रही है। अब बिल्कुल ठीक बात है। ये आखिरी वाले हिस्से से जोड़ दें आपके बातचीत के, तो हम तो ये कहते हैं कि इस देश के नागरिक को लोकतंत्र में वोट देने का अधिकार है। देखिए, हर पॉलिटिकल पार्टी का अपना एक कैडर होता है जो 10-20% से ज्यादा नहीं होता है। बाकी लोग सिंपैथाइजर होते हैं, रुझान रखते हैं, वो अपने मिजाज से पक्ष चुनते हैं कि वो किसके साथ खड़े होंगे। तो जब लोकतंत्र है, लोग पक्ष चुनते हैं, तो 2-3 चीजें होती हैं चुनाव के बीच में। एक होता है मैनिफेस्टो, घोषणा पत्र, चुनावी वादे, कि आपके पास एक विजन है, आपके पास एक एजेंडा है, आपके पास एक विचारधारा है। तो जो एजेंडा, विचारधारा और विजन की बात है, आज तीसरे चरण के दिन हम लोग बैठे हैं। फिर से मैं कह रहा हूं, इस देश के नागरिकों को, हम जानते हैं कि बहुत बड़ी आबादी को जब शिक्षा से वंचित कर दिया गया, कलम बर्बाद कर दी गई, त्रिशूल तलवार और इस तरह की चीजों में, दंगे की चीजों का इस्तेमाल किया जाए। पढ़ा लिखा अगर व्यक्ति है, साक्षर है, जागरूक है, तो एक बार मैनिफेस्टो देखिए ना। चाहे आप कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो पूरा पढ़ें, समाजवादी पार्टी का पढ़ें, आरजेडी का पढ़ें, उत्तर भारत के लिहाज से ही कह रहा हूं, और बीजेपी का पढ़ लें। इस देश में सबसे बड़ा मुद्दा अगर किसान और नौजवान 2 लोगों को चुन लें, तो कांग्रेस, सपा, आरजेडी तीनों कह रहे हैं कि किसानों को एमएसपी की गारंटी देंगे, किसानों के कर्जे को माफ करेंगे, किसानों की
सिंचाई मुफ्त करेंगे। सपा और आरजेडी कम्युनिस्ट पार्टी के उस बैकग्राउंड से कहते हैं कि रोटी कपड़ा सस्ती हो, दवा पढ़ाई मुफ्ती हो, और पढ़ाई कमाई सिंचाई दवाई सब मुफ्त की बात हो रही है। और दूसरी तरफ एक सरकार एमएसपी पर कोई बात नहीं कर रही है और वो किसान आंदोलन के खिलाफ खड़ी होने वाली सरकार है। तो किसानों की बात किसके यहाँ है, नौजवानों की बात किसके यहाँ है? कौन कहता है कि अग्निवीर को खत्म करेंगे? कौन कहता है कि 30 लाख सरकारी पद खाली पड़े हैं, हम उन्हें भरेंगे? आप एक तरफ से भाषण उठाकर देखिए गांधी का, आप अखिलेश यादव का, आप प्रियंका गांधी, आप तेजस्वी यादव का भाषण सुनिए, आपको उसमें किसानों की आवाज सुनाई देगी, आपको उसमें नौजवानों को 30 लाख नौकरी देने की बात सुनाई देगी, आपको उसमें अग्निवीर को खत्म किए जाने की बात सुनाई देगी, आपको उसमें संविधान को बचाने की एक बात सुनाई देगी जो कॉमन है। वो हाथ में संविधान की प्रतियां लेकर के भाषण दे रहे हैं। कोर में इन लोगों के ये है, यानी ये सारे लोग अपने एजेंडे, अपने नैरेटिव और अपने विचारधारा पर खड़े। ये सारे लोग कहते हैं कि इस देश में जाति जनगणना होनी चाहिए, जिसको जितना हक है उसको हम बराबर का बांटेंगे। बीजेपी क्या कर रही है? एजेंडे और अपने 10 साल के काम, इन दोनों पर बात नहीं कर रही है, क्योंकि वो बात करने लायक है नहीं। कभी कभी मन में आता है तो राम मंदिर की क्रेडिट लेने, 370, ट्रिपल तलाक, कश्मीर, ये सब करते हैं वो लोग। अब योगी आदित्यनाथ तक जाएंगे तो वहां तो और अश्लील मैं भाषा कहूंगा, वो सभ्य भाषा नहीं है, औरंगजेब की औलादों और अकबर की औलादों टाइप का। ये 75 साल के लोकतंत्र में एक चुने हुए नेताओं की भाषा है इस देश में, तो अभी तो आएंगे उस पे। तो एक तो पहली मेरी बात यही है कि एजेंडे में, विचारधारा में, विजन में बीजेपी जनता की उम्मीदों पर खरी नहीं उतरती दिख रही है। और ये जो विपक्षी दल के नेता हैं, और खासकर इन तीनों का नाम मैं बार बार ले रहा हूं, राहुल गांधी, अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव, क्योंकि यूपी बिहार समीकरण को अगर आप देख लें, यहां बीजेपी गई तो बीजेपी गई। और आज की तारीख में इन लोगों ने जनता के मुद्दे उठाए हैं, जनबात की है, जनता को अपील की है कि भाई संविधान बचा लो। एक तो ये फर्क हो गया। जैसे जैसे ये अपील जनता तक गई, जैसे जैसे उन्हें अपना दुख दर्द समझ में आ रहा है, वो बीजेपी तक भी मैसेज जा रहा है। और इसीलिए बीजेपी के नेता अब बौखलाहट पे अनाप शनाप बोल रहे हैं। उनको मटन नजर आया, उनको मछली नजर आई, उनको मंगलसूत्र की याद आ गई, मंडल याद नहीं आई। वो ओबीसी खुद को कहते हैं, वो कभी भी उस बात को नहीं कह रहे हैं। और जब उन्होंने हिंदू को मुसलमान से लड़ाना छोड़ा, कल तक ये देश मंत्री कहते थे कि देश खतरे, कहने लगे कि खतरे में है। अब बताइए, भैंस खतरे में है कि इसका भाषण कौन दे रहा है? प्रधानमंत्री दे रहे हैं कि अगर आपके पास भैंस है तो कांग्रेस वाले, सपा वाले भैंस खोल ले जाएंगे। अरे भाई, भैंस चराने वाले, गाय चराने वाले, बकरी चलाने वाले, हाथ से मेहनत करने वालों को इन पार्टियों ने आप आत्मविश्वास दिया, राजनीतिक हिस्सेदारी दी, और आपने उन जातियों का इस्तेमाल किया। अब अगर जैसे ही लग रहा है कि ये सारे लोग भी के खिलाफ, पूरे नहीं, मैं कतई कर रही, आज की तारीख में पूरी तरह से चुनाव हार रही है। बीजेपी मजबूत है, बीजेपी के पास पैसा है, बीजेपी के पास ताकत है, संस्थान है, उनके पास मशीनरी है जिसका वो कायदे से इस्तेमाल करना जानते हैं। नहीं कर रहा हूं कि बीजेपी बुरी तरह हार रही है, लेकिन जनता बीजेपी से नाराज है, चुपचाप के खिलाफ वोट करने का मन बनाई हुई है। इस बौखलाहट में नरेंद्र मोदी भाषा गिरती हुई मैं नहीं कहूंगा। एक बार एक किस्सा सुना दूं, बस में बात लंबी चुकी हो रही है। अकबर बिरबल के बहुत अच्छे रिश्ते थे, तो बिरबल को नीचा दिखाने के लिए कई बार दरबारी जो है कई तरह के खेल खेलते थे कि ये फेल हो जाए। तो एक आदमी को पकड़ के ले आया दरबारी जो कई भाषाएं बोलता था, और कहा कि जब बादशाह अगर ये बिरबल बता दें कि इसकी मातृभाषा कौन सी है तो हम लोग खुश हो जाएंगे कि बिरबल बहुत काबिल है। बादशाह ने कहा बिरबल बताओ, तो बिरबल ने कहा मुझे थोड़ा सा वक्त दिया जाए, क्योंकि वो जो भी सवाल करें हर बार अलग भाषा में वो जवाब दे। इतना कलाकार था वो बहुत बड़ा कलाकार। तो उसके बाद जब वो सोया तो बिरबल ने ले जाकर एक बाल्टी पानी उसके ऊपर फेंक दिया, और जब वो गुस्से में उठा तो अपनी मातृभाषा में उसने वही वाली गालियां दी जो उसकी अपनी बोलियां में दी जाती है। और बिरबल ने तुरंत पकड़ के कहा कि ये उस इलाके का रहने वाला है, इसकी मातृभाषा ये है। इस किस्से को कई रूपों में समाज में पढ़ा और सुना जाता है। मेरा कहना केवल ये है कि जब आदमी परेशान होता है, जब आदमी गुस्से में होता है, तो अपने पर बीजेपी और आरएसएस का मूल चरित्र इस देश में सांप्रदायिकता की बात करना है। बीजेपी और आरएसएस का मूल चरित्र इस देश को डराना और धमकाना है, मुसलमानों के खिलाफ भड़काना है। नरेंद्र मोदी की भाषा,
योगी आदित्यनाथ की भाषा इस बात का संकेत है कि वो लोग बुरी तरह से हारते हुए दिख रहे हैं। इसलिए एक तरफ वो प्रशासन का इस्तेमाल कर रहे हैं, पीछे से घपला कर रहे हैं, और दूसरी तरफ जैसे आज ही एक आखिरी बात कह दूं बुशरा जी, माफी चाहूंगा लंबा हो रहा है। आज नहीं, के नहीं, नहीं, 10 लोकसभा की सीटें हैं आज तीसरे चरण की, और मैं गिनवा दूं बीजेपी कितना बुरी तरह से हार रही है। वो मैनपुरी हार रही है। अब अगर सब कुछ बदल करके नरेंद्र मोदी जी जीत ही जाएं तो फिर तो उनको अमेरिका का भी राष्ट्रपति बनवा दिया जाए, हम लोग मान लेंगे। तो 4 जून को क्या परिणाम आएगा वो नहीं चाहता, लेकिन आज की तारीख में बदायूं, मैनपुरी, संभल, बरेली, आंवला और ये सारी सीटें 5 सीटें, फतेहपुर सीकरी भी जोड़ लीजिए आप इसमें। आप फतेहपुर सीकरी भी जोड़ लीजिए जी। फतेहपुर सीकरी में सही बात है, उसको जोड़ना। पहले मैं रहा था कि 4,95,000 की मार्जिन पिछली बार थी, लेकिन इस बार वहां पर क्या हुआ है कि बीजेपी ने जाट कैंडिडेट दिया और दूसरा एक बीजेपी के जाट कैंडिडेट को लड़ गए, तो वो बीजेपी के खिलाफ चले गए। बरेली में संतोष गंगवार का टिकट काट दिया। पूरा आसपास 4-5 सीटों पर जो शाक के सैनी, कुशवाहा, पीडीए जिसे अखिलेश यादव कहते हैं, वो बीजेपी के खिलाफ चला गया। तो सीधे 5 से 6 सीटें तो 10 सीटों में बीजेपी हारती हुई दिख रही है। और अगर सब कुछ ठीक रहा तो एटा भी हारेगी बीजेपी, क्योंकि एटा में देवेश शाक्य, वहां पर दूसरी सबसे बड़ी बिरादरी शाक्य की, वो सीट हार सकते हैं। तो बताइए ये बीजेपी कहां है? कांटे की टक्कर है। इसलिए इनकी भाषा खराब हो रही है। हम ये चाहते हैं कि इस देश के नागरिक इस बात से शर्मिंदा तो क्या ही होंगे, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को करीब से देखता है। बहुत लोग इंतजार कर रहे थे कि रोए नहीं है, उन्होंने एक टीवी चैनल वाले को बुलाया, उसको अपना लिख करके सवाल दिया और उसके बाद बहुत अच्छे ढंग से उन्होंने अभिनय कर दिया। तो वो रोने वाली भी कला पूरी हो गई है। टांग लेट ही चुके हैं, सब कुछ तो हो चुका। मैं चिंतित हूं कि अगले 5 चरण में और क्या करेंगे ये। हिंदू मुसलमान कर चुके, मछली मटन कर चुके, मंगलसूत्र कर चुके, भैंस खोल ले जाएंगे ये कर चुके, आरक्षण छीन लेंगे। कल्पना करिए, इस देश के दलित, पिछड़े, आदिवासी पहली बार एकदम कंसोलिडेट हो रहे हैं कि ये संविधान विरोधी है भाजपा, तो उनको अब डाइवर्ट करने के लिए कह रहे हैं मुसलमानों को आरक्षण छीन लेंगे। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कौन सी भाषा बोली लालू जी के लिए, और लालू जी ने कहा कि ओबीसी मुसलमान ऑलरेडी ओबीसी में शामिल हैं। क्यों मुसलमानों का डर दिखाते हैं? संविधान का जो चीज मिली हुई है मिली है, लेकिन यह दिखा रहा है कि बीजेपी बुरी तरह से हताश और निराश है। और ये बताता है कि अगर सब फेयर एंड फाइन रहा तो 4 जून को बहुत कुछ बदलने वाला है। लेकिन मुझे डर इस बात का है कि ये लोग किसी भी हद तक चले जा करके लोग खत्म करने की साजिश करना चाहेंगे, जिसका डर मेरे सामने आज भी है। जी शुक्रिया। बिल्कुल बिल्कुल, और जाहिर सी बात है, और यही डर आज भी जब राहुल गांधी ने ट्वीट किया तो उन्होंने कहा कि बड़ी तादाद में मतदाता निकले, अपने मत का इस्तेमाल करें, क्योंकि ये चुनाव लोकतंत्र और संविधान को बचाने का है। क्योंकि लोकतंत्र और संविधान बचेगा तभी आप और हम सब और ये देश बच पाएगा, क्योंकि जो इस देश की नींव ही लोकतंत्र और संविधान है। उसने हमें अधिकार दिए हैं, उसने हमें अधिकार दिए हैं कि हम प्रधानमंत्री से सवाल पूछ सकें। उसने सबसे निचले पायदान पर खड़े हुए शख्स और सबसे ऊंचे पायदान पर जो शख्स खड़ा है, उसके में किसी तरह का कोई फर्क नहीं किया है। धर्म के आधार पर, लिंग के आधार पर, के आधार पर कोई भेद नहीं है। और यही वजह है कि लगातार आप ये देखें कि जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, वो खुले मंचों से टीवी चैनल्स पर वो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि 400 इसलिए 400 सीटें ताकि संविधान बदल सके। और दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री कह रहे हैं खुद अगर बाबा भीमराव अंबेडकर भी आ जाए तो संविधान को नहीं बदल पाएंगे। तो इस तरह की बातें वो करते हुए नजर आ रहे हैं। राजू पेरुलकर जी, अब तक महाराष्ट्र में जितनी सीटों पर अभी तक वोटिंग हुई है, आज तक की अगर बात कर लें, क्या स्थिति आपको लग रही है? तोड़फोड़ की सरकार वहां पर है। क्या ये चुनाव कौन असली शिवसेना है, कौन असली एनसीपी है, क्या ये इसका भी है? महाराष्ट्र में एक अंडरकरंट इस तरह का है कि बीजेपी कहीं पिक्चर में अभी तक आई ही नहीं। जो लड़ाई है असल में वो शिंदे गुट, अजित पवार गुट और शिवसेना और कांग्रेस के बीच में है। और सबसे बड़ी बात कहीं कहीं बीजेपी दिखाई दे रही है, वहां पर भी उनका आत्मविश्वास दिखाई नहीं देता है। तो उन्होंने क्या किया है कि ये जो तोड़े हुए लोग हैं दूसरी पार्टियों से, उन्हीं को आगे करके ये लड़ाई जंग या महाराष्ट्र में लड़ रहे हैं। क्योंकि मोदी और शाह की पूरी पोल पट्टी वैसे महाराष्ट्र में खुल गई है। एक बात,
और दूसरी बात, महाराष्ट्र की जनता जो है वो अब उनको बिल्कुल पसंद नहीं करती। और ये अडानी वाला मामला है, एयरपोर्ट से लेके सारी मोदी जी ने की महाराष्ट्र में, उसकी वजह से उनकी लोकप्रियता वो नहीं रही जो थी। और मैं तो ये भी नहीं मानता कि 2019 में भी वो पूरी तरह से सही मायने में चुन के आए। और दूसरी बात यह है कि आने वाले 5 चरणों में, यानी जैसे डॉक्टर साहब ने अभी कहा कि 5 चरणों में क्या करेंगे, तो मुझे अपने फौजी भाइयों के लिए और किसानों के लिए डर है। क्योंकि पिछली बार क्या जो भी उन्होंने खेल खेला था, जो सत्यपाल मलिक जी ने कहा, तो वो खेले ना। तो इसलिए सब सावधान रहे, सतर्क रहे फौजी भाई हमारे। तो इनके लिए इतने प्रेडिक्टेबल है ये कि रोने की बात, मैंने 10 बार दूसरे चरण के बाद रोए क्या तो रोए। तो बात यह है कि ये सारी बातें जो हैं वो महाराष्ट्र में यूज नहीं हो रही है, काम नहीं कर रही है। क्योंकि मोदी जी के बारे में जो आदर था, वो एक उनका भक्त है, वो ये उनके आरएसएस के जो गुट है वहां पर उनकी लोकप्रियता अक्षुण्ण है। लेकिन वो बहुत कम है, यानी 2-3% होगा, 10-5% समझ लीजिए। बाकी मतदाता उनसे प्रेरित नहीं है, तो उनको ये लगता है कि असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। और दूसरी बात यहाँ पर एक और हुई है कि देवेंद्र फडणवीस यहाँ के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, वो बाद में उनको उप मुख्यमंत्री बनाने के बाद महाराष्ट्र बीजेपी में जो नेतृत्व है उसको ही मोदी शाह ने कमजोर कर दिया। तो इसके लिए भाजपा को अब चेहरा नहीं है, उनके आपसी टकराव में वो महाराष्ट्र की बीजेपी है। तो अब ये बात है कि उन्होंने शिंदे लड़ रहे हैं बीजेपी के लिए और पवार लड़ रहे हैं। ये तो वैसे है कि मुगलों के टाइम में सरंजाम यानी सामंती लोग जो यहाँ के मराठा सरदार लड़ा करते थे, कोई निजाम शाह के लिए लड़ता था, कोई आदिल शाह के लड़ता था, तो अब अमित शाह के लिए लड़ रहे हैं। तो ये बात महाराष्ट्र की है। तो महाराष्ट्र में बहुत बड़ा इंटरेस्टिंग है, लेकिन उद्धव ठाकरे के लिए और शरद पवार साहब के लिए बहुत बड़ी सिंपैथी वेव है यहाँ पर। और ये सब अंडर करंट है, और एंटी इनकम्बेंसी इतनी जबरदस्त है, राज्य सरकार के लिए है ही, लेकिन राज्य सरकार से ज्यादा मोदी और शाह के बारे में बहुत गुस्सा है लोगों। और मैंने हर जगह देखा, और लोग हर जगह पूछते हैं यार ईवीएम का कुछ गड़बड़ तो नहीं करेंगे ना ये। तो हम लोग खुद ही बोल चुके हैं 10 बार कि क्या करेंगे ये लोग। तो मैं कहता हूं लेकिन आप वोटिंग इतना करिए कि वो कुछ गड़बड़ करे तो भी बहुमत से लोकतंत्र जीते। मैंने यह हमेशा कहा कि लेखक या विचारक कोई भी होते हैं वो विपक्ष के साथ होते हैं, लेकिन आज हम विपक्ष के साथ भी है, लेकिन ये आजादी की एक बड़ी जंग है। और मुझे नहीं लगता ये 4 जून को खत्म होगी, क्योंकि इन्होंने इतना गंद मचा के रखी है देश में, गंद इतनी जल्दी खत्म नहीं होगी। उसको सफाई करने का भी एक बड़ा अभियान चलाना पड़ेगा। इनके साथ रहे हैं वो एक्म्प्लिस ट्रेजन में, देशद्रोह के आरोप में यानी कॉन्स्पिरेसी में है, ये क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। तो सरकारी अधिकारी हो, डीएम हो, ये पुलिस प्रशासन के अधिकारी हो, जजेस हो, सुप्रीम कोर्ट के जजेस हो, जो भी हैं, इनके नाम भी मैंने कई बार लिखे हैं। तो वो 3 चुनाव आयुक्त हो, इनकी हो कि अपनी आने वाली पीढ़ियां इनसे बर्बाद ना हो, इसलिए कोई तो कानूनी कार्रवाई तो ठीक से होनी चाहिए, ट्रायल होनी चाहिए न्यूरेमबर्ग जैसी। तो वो सारी चीजें दिमाग में रख के हमें 4 जून के बाद ही लड़ाई लड़नी है, ये समझना पड़ेगा। और महाराष्ट्र में मुझे नहीं लगता है कि 48 सीटें हैं पूरी, तो उसमें से 25 सीटें अगर ठीक ठाक रहता है तो 25 सीटें कम से कम इंडिया अलायंस को मिलेगी। ओके, 25 सीटें आप कह रहे हैं। और डॉक्टर लक्ष्मण यादव, अगर बिहार की बात करते हैं और हम पश्चिम बंगाल की बात करें, महाराष्ट्र की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, ये वो राज्य हैं जो सबसे ज्यादा सीटें जिनके पास हैं। अगर उत्तर प्रदेश, जहां पर प्रयोगशाला हर तरह की वो रहा, और 80 में से 80 की बात करें, हालांकि अब वो नारे नहीं लगा रहे हैं 400 पार के, 80 में से 80 के, वो सब अभी भूले हुए हैं। अगर वहां पर भी हालत खराब हो, अगर बिहार में आरजेडी टक्कर देती हुई, आरजेडी यानी कि अलायंस पूरा जो है वो अगर टक्कर देता हुआ नजर आ रहा हो, क्योंकि वहां जाने का कोई फायदा ना लग रहा हो, पश्चिम बंगाल में भी इसी तरह की स्थिति, और महाराष्ट्र में तो बहुत ही दयनीय जो है वो नजर आ रही है। आखिर फिर ये जो जादुई आंकड़ा है ये कहां से पार किया जाएगा? 400 पार तो आप छोड़ दें, तो प्रैक्टिकल बातें हैं, इसमें कोई हम कोई भी मनगढ़ंत बातें या इस तरह के कोई आंकड़े नहीं कर रहे, ये सामने जो कुछ हो रहा है उसकी बात हम कर रहे हैं। डॉक्टर लक्ष्मण यादव।
लगता है कि उनसे हमारा संपर्क अभी नहीं हो पा रहा है डॉक्टर लक्ष्मण यादव से, लेकिन राजू जी, यही सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी। बिहार की बात करें, बंगाल की बात करें, महाराष्ट्र की बात करें, और इसी के साथ साथ उत्तर प्रदेश की हम बात करें, यहाँ पर स्थिति सबसे ज्यादा खराब भारतीय जनता पार्टी की दिखाई दे रही है। राजस्थान की भी बात करें, राजस्थान में तमाम सीटें उसको मिली थी 25 की 25, और इस बार तो उसकी हालत वहां पर भी खराब नजर आ रही है। यानी कि जहां उसका सैचुरेशन था बहुत सारे राज्यों में, ज्यादातर राज्यों में, वहां उसका उतनी सीटें तो नहीं आने जा रही हैं। एंटी इनकम्बेंसी इतने बड़े पैमाने पर है, तो 272 का आंकड़ा आखिर कहां से लेकर आएंगे? क्या आपको लग रहा है कि 200 क्रॉस करना भी बीजेपी के लिए फिलहाल मुश्किल नजर आ रहा है? देखिए, मोदी और शाह ये जानते हैं अच्छी तरह से कि वो चुनाव बुरी तरह से हार रहे हैं, इसीलिए उन्होंने इलेक्शन कमिश्नर्स का खेल खेला। उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को बाहर कर दिया वो कमेटी से, और दोनों बैठ के फैसले किस दोनों की कौन से दो है जो हमारे साथ लॉयल रह सकते हैं और देश के साथ गद्दारी कर सकते हैं, ऐसे चुनाव आयुक्त तो उन्होंने अपॉइंट किए। तो वो कर रहे हैं अभी। तो इतना करने के बावजूद भी वो उनकी असुरक्षा कम नहीं हो रही है। प्रधानमंत्री देखिए, कमल का फूल लेके हर जगह घूम रहे हैं, जहां की वो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को धज्जियां उड़ाकर वहां चुनाव क्षेत्र में जा रहे हैं। जिस दिन चुनाव है उस दिन, वो तो बहुत बड़ी वायोलेशन है, बहुत बड़ा वायोलेशन है। तो मुझे लगता है कि अगर लेवल पे ये इलेक्शन लेवल प्लेइंग होता तो इनको 150 मिलना भी नामुमकिन था बीजेपी को और उनके साथियों का। लेकिन अब ये कुछ खेल खेलने जा रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता अभी भी उनको 200 का आत्मविश्वास होगा, और उनको 200 मिलना भी मुश्किल है। और वो आखिरी पल, इसीलिए उन्होंने क्या प्रावधान करके रखा है कि इलेक्शन कमीशन अभी परसेंटेज बता रहा है, वोटिंग कितना हुआ नंबर नहीं बता रहा है। फर्स्ट हमें इस बात पे लगे रहना चाहिए कि इलेक्शन कमीशन नंबर्स बताए वोटिंग का, ताकि हमें ऐसा कई बार दिखाई दिया। अभी एक जगह नॉर्थ ईस्ट में हुआ कि जितना वोटिंग हुआ उससे ज्यादा मत मिले उम्मीदवार को। जी, तो जी। हाँ, तो पिछली बार तो ये बात हुआ, जब गुजरात में तो परीक्षा में भी अंक मिलते हैं बच्चों को, तो 210 में से 222 मिलते हैं। तो ये गुजरात मॉडल अलग टाइप का है। तो नंबर जो उसमें हेराफेरी करने के लिए उन्होंने वो प्रावधान रखा है। 6% बढ़े हैं, लेकिन हमने नंबर्स कहाँ कितने हुए बूथ, क्योंकि 17C फॉर्म जो है वो शाम को भरा तो आपको नंबर्स पूरे वो हर बूथ के मिल जाते हैं। और 2014 तक पूरी तरह से अब इतनी दलील की है उन्होंने जस्टिस खन्ना और जस्टिस दत्ता के सामने, और उन्होंने भी जनता पे स्ट्रिक्चर करके, एडीआर पे स्ट्रिक्चर करके उन्होंने फैसला दिया। लेकिन उन्होंने ये क्या कहा कि लोगों को जल्दी हम फैसला दे सके, इसलिए हम लोग ईवीएम और वीवीपैट का बचाव कर रहे हैं। तो जल्दी फैसला करने के लिए शाम को आपको 17C फॉर्म में पूरा मिल जाता है, वहां का पोलिंग बूथ का जो ऑफिसर है उसको प्रिसाइडिंग ऑफिसर आपको दे देता है। तो ये हमें लगना चाहिए कि हमारी फेज जो हुई उसके नंबर्स दे दीजिए, परसेंटेज जो भी हो। तो नंबर्स और परसेंटेज अगर मेल नहीं खाते तो आपको पता चल जाएगा ये फेक इलेक्शन। तो इस बात पे हमें लगे रहना चाहिए। जनता को इस बात पे सिर्फ वोट डालने से काम खत्म नहीं होता या स्ट्रांग रूम को पहरा देने से। हमको स्टैटिस्टिक्स पे काम करना चाहिए, जिससे मोदी बहुत ज्यादा नफरत करते हैं, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स से हमेशा उनकी पोल पट्टी खुलती है। इन्फ्लेशन में उनकी पोल पट्टी स्टैटिस्टिक्स से खुली, बेरोजगारी में स्टैटिस्टिक्स से खुली, हर चीज में। इसलिए विकास के बारे में बात ही नहीं कर रहे हो। वो अब मोटा मोटी हिंदू मुस्लिम और नफरत की भाषा करते हैं, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स उनके पास गलत है और गलत दिया है पूरे देश में। तो अब वो सच्चा स्टैटिस्टिक्स सबको मालूम है, सही स्टैटिस्टिक्स सबको, तो स्टैटिस्टिक्स पे बात नहीं कर सकते। तो अभी चुनाव आयोग हर फेज के नंबर्स दे दे और फिर परसेंट दे दे, तो हमें हम लोग इतने काबिल है कि उसको पक्का पता सके। अगर नंबर्स नहीं देते हैं तो चुनाव अब हमें नल एंड वॉइड मानना चाहिए। वो चुनाव वैलिड है ही नहीं, नल एंड वॉइड मानना चाहिए। जी, ये बात याद रखें। बिल्कुल, यानी साहब आपके बिल्कुल। ये बात पहुंचा। जी, जाहिर सी बात है, ये बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं, और ये तमाम जो पूरी चुनावी प्रक्रिया है उसके ऊपर एक बड़ा सवाल खड़ा करती हैं। और ये सवाल भी, और क्या ये भी एक वजह है कि वोटर में वो उत्साह नजर नहीं आ रहा है। लगातार हमने ये भी देखा कि ईवीएम को लेकर जिस तरह की मुहिम चलाई गई, और उसके बाद जो कुछ सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में हुई, उसके बाद जो नतीजा सामने निकल कर आया, वो जाहिर सी बात है वो उस तरह का नहीं था जो विपक्ष या जो लोगों ने वो वहां पर एप्लीकेशन दी थी उसको देखा जाता है। लेकिन फिलहाल अगर आज के चरण की हम बात करते हैं तो अब तक 60.19% मतदान हुआ है। इसमें महाराष्ट्र में सबसे
कम मतदान हुआ है, असम में सबसे ज्यादा मतदान हुआ है और जो मतदान का प्रतिशत है कुछ राज्यों में वो बेहद चिंताजनक है, जिसमें महाराष्ट्र, बिहार और उत्तर प्रदेश है। लेकिन आज जो कुछ दिन भर जो घटनाक्रम हुआ और जिस तरह से प्रधानमंत्री के बोल बिगड़े या फिर कहें कि इस हद तक पहुंचे कि अब लग रहा है कि इससे भी नीचे कुछ हो सकता है, वो आप सबके सामने है। और अब से बस कुछ ही देर बाद यानी कि 15 मिनट से भी कम के वक्त में आपके सामने राजीव जी हाजिर होंगे न्यूज पॉइंट लेकर रोज की तरह, और तमाम जो पूरे दिन जो भी घटनाक्रम रहे, जो कुछ हुआ, जो वोटिंग परसेंटेज रही, आज तीसरे चरण का चुनाव था उसमें क्या कुछ महत्वपूर्ण बातें रही, वो सब आपके सामने एक्सपर्ट्स के जरिए रखी जाएंगी। तो आप उस कार्यक्रम में जरूर जुड़िएगा। राजू जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए, और लक्ष्मण यादव जी आपका भी बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। तो अभी इस कार्यक्रम में बस इतना ही देर में आप देखिए न्यूज पॉइंट।